Hello and welcome to Literary Coven. In this video, we will cover the complete analysis of Another Woman by इम्तियाज धारकर. तो सबसे पहले हम अनदर वुमन का मतलब जान लेते हैं. यहाँ पे अनदर प्लस अ वुमन. अब यहाँ पे WOMAN है, याद रखिए WOMAN इज अ सिंगुलर, नॉट प्लूरल. तो यहाँ पे अनदर वुमन का अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो उसका मतलब होता है दूसरी औरत या फिर कोई और औरत. यहाँ पे पोइट हमें डिफरेंट तरीके से समझा रही है और टाइटल में समझा रही है कि एक और औरत की कहानी. या तो इसका मतलब ये है, या फिर अनदर वुमन हम उसे भी कह सकते हैं कि ना तो अपने मायके की ना अपने ससुराल की. मायके वाले एक औरत को बोलते हैं कि तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है, और ससुराल वाले ये बोलते हैं कि तुम्हारा घर तुम्हारा मायके है, अपने घर छोड़ के आई हो और तुम्हारा घर वही है. तो यहाँ से दो मतलब निकल रहे हैं. अगर आप उसमें से कोई भी मतलब डिस्क्राइब करेंगे या फिर लिखेंगे, दैट विल बी कम्प्लीटली राइट. तो हम इसका इस वीडियो में क्या करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हु इज इम्तियाज धारकर. इम्तियाज धारकर इज अ सेलिब्रेटेड पोएट एंड राइटर. अब इम्तियाज धारकर पोएट भी हैं और राइटर भी हैं. अब वो किस चीज के लिए जानी जाती हैं? अपनी एलोक्वेंस एंड, एलोक्वेंट का मतलब है जो आप एलोक्वेंस और डिबेट, जो वो वाली क्षमता है आपके अंदर है, तो आपको एलोक्वेंट भी बोला जा सकता है. दिस इज एन एडजेक्टिव. एवोकेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज. अब एवोकेटिव लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज को या फिर जिस भाषा को सुनकर आपकी इमोशंस जागे, आप प्रोवोक हो. In exploring complex themes such as identity, cultural diversity and human experience. अपनी लैंग्वेज के द्वारा इन्होंने आइडेंटिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस, इन सब चीज़ों को क्या किया है, एक्सप्लोर किया है अपनी राइटिंग में, अपनी पोम्स में. बॉर्न इन लाहौर, ये लाहौर पाकिस्तान में पैदा हुई, और इनकी जो अपब्रिंगिंग है, जो इनकी रेजिंग है, दैट वाज इन स्कॉटलैंड. हम मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड डीपली इन्फ्लुएंस हर वर्क. अब यहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस आ जाता है. इनका इन्फ्लुएंस किससे बहुत ज़्यादा है? दैट इज़ फ्रॉम हर मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड. अब पाकिस्तान वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया, और जो भी इंडिया के जितने भी रिचुअल्स हैं वो पाकिस्तान में मोस्टली कॉमन है. तो वहाँ पे वो मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड के साथ आती हैं. Dhaka's poetry is celebrated for its ability to capture the essence of different worlds, often addressing issues of displacement, migration, and the interplay of cultures. अब जो इम्तियाज जाकर हैं, उनकी जो पोइट्री है वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है? वो बहुत चीज़ों के लिए फेमस है जिनमें कुछ है एसेंस ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड्स. वो डिफरेंट वर्ल्ड्स को कैसे कंबाइन कर रही हैं, ऑफन एड्रेसिंग इशू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन. जैसा इन्होंने फेस किया है बिकॉज ऑफ द पार्टीशन, जो भी माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट के इश्यूज हैं वो इन्होंने एड्रेस किए हैं अपनी पोइट्रीज में. और इंटरप्ले ऑफ कल्चर्स, कल्चर डिफरेंट कल्चर्स के बीच में जो प्ले है, इंटरप्ले, जो इंटरकनेक्शंस हैं, वो इन्होंने अपनी पोइट्री में डिस्क्राइब किए हैं. Her verse is marked by a keen sense of observation, a lyrical style, and a deep empathy for the human condition. अब इनका जो poetic style है, that is lyrical, और इनमें हमें क्या मिल जाएगी? एक कीन सेंस, मतलब एक उत्सुक सेंस मिल जाएगी ऑब्जर्वेशन की. ऑब्जर्वेशन सबको पता है, ऑब्जर्वेशन इज किसी चीज को ऑब्जर्व करना. एंड अ डीप एम्पैथी फॉर द ह्यूमन कंडीशन. एम्पैथी इज किसी को अपनी जगह डालकर, किसी के शूज में रहकर एक सिचुएशन को सेंस करना, किसी के दुख को महसूस करना, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी. एंड द डिफरेंस बिटवीन एम्पैथी एंड सिंपैथी इज, सिंपैथी अगर हम किसी के प्रति दया दिखाएं वो सिंपैथी है, पर अगर हम किसी का दुख महसूस कर सकते हैं, दैट इज एम्पैथी. दीज आर ऑल्सो एडजेक्टिव्स फॉर द ह्यूमन कंडीशन. जो ह्यूमन कंडीशन है उसके लिए जो इनकी एम्पैथी है वो इनकी पोएम में झलकती है. इम्तियाज दाकर's literary contributions have earned her recognition and admiration with the realm of contemporary English literature. अब जो इम्तियाज दाकर है, इन्होंने कंटेम्प्रेरी इंग्लिश लिटरेचर में बहुत बड़ा योगदान दिया है. अब जो इनकी जो पोम्स हैं और जो इनका लिटरेचर है, दैट हैज़ बिन वेरी 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 मच रिकग्नाइज, बिकॉज एक तो ये फीमेल पोइट हैं, ऊपर से एवोकेटिव लैंग्वेज यूज़ करती हैं, प्लस पाकिस्तान से हैं, प्लस
जो इनके जो पोम्स और राइटिंग के आइडियाज हैं वो बेसिकली जो बेसिक ह्यूमन लाइफ है और जो रिलेटेबल थिंग्स हैं उनके ऊपर डिस्क्राइब है। इम्तियाज दारकर की ऊपर एक तस्वीर भी है, शी वाज गिविंग अ स्पीच इन दिस पिक्चर। चलिए पोम हम शुरू कर लेते हैं। This morning she brought green methi in the market, choosing the freshest bunch, picked up a white radish. Imagine the crunch it would make. तो इम्तियाज दारकर एक औरत की कहानी सुना रही है, एक कंट्री साइड एक वुमन है, उसकी एक कहानी डिस्क्राइब कर रही है कि आज सुबह इस सुबह वो गई बाजार में, उसने क्या खरीदी, उसने उठाया ग्रीन मेथी, मतलब जो मेथी है हरी मेथी, मतलब उसने चेक किया कि वो ताज़ा है या नहीं है। वो मार्केट में जाके उसे चेक करती है, उसे उठाती है। चूजिंग द फ्रेशेस्ट बंच, मैंने आपको बताया कि उसने बहुत ताज़ा वाला उठाया। पिक्ड अप अ वाइट रेडिश। अब रेडिश यहाँ पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है दैट रेडिश इज गाजर, बट नो, रेडिश इज मूली। रेडिश हियर इज मूली, ठीक है जी। रेडिश यहाँ पे मूली है। पिक्ड अप अ वाइट रेडिश, उसने एक बिल्कुल वाइट मूली उठाई। इमेजिन द क्रंच इट वुड मेक। अब वो इमेजिन कर ही रही है कि जब अगर मैं इनको काटूंगी या फिर चबाऊंगी तो उसमें से क्या क्रंच निकलेगा, क्या उसको आवाजें आएंगी, क्या उसका टेस्ट आएगा। बिटवीन द टीथ द शार्प स्वीट शार्प टेस्ट। अब वो इमेजिन कर रही है कि वो मूली को खा रही है और उसने एक बाइट ली और उसमें से उसका स्वीट शार्प टेस्ट आ रहा है। स्वीट यूज उसके मीठे के लिए, शार्प उसके तीखे टेस्ट के लिए। तो यहाँ पे कंट्रास्ट है स्वीट एंड शार्प का। देन पुट इट असाइड, वो उसको फिर साइड में रख देती है। थिंकिंग इट, सोचती है। एन एक्स्ट्रावेगेंस, दिस इज अ न्यू वर्ड फॉर मैनी स्टूडेंट्स। एक्स्ट्रावेगेंस का मतलब होता है फालतू का खर्चा। क्या होता है इसका मतलब? फालतू का खर्चा, फालतू का खर्चा, ठीक है जी। और यहाँ लगा लीजिए, देख लीजिए खर्चा की स्पेलिंग हिंदी में क्या होते हैं। काउंटेड द कॉइन्स, उसने अपने कॉइन्स का काउंट किए। अब यहाँ पे इसका जो मूल है या फिर इसका जो एसेंस निकल के आ रहा है दैट इज कि एक औरत सुबह मेथी लेने जाती है। बेसिकली वो अपने मन की चाहती है कि वो एक रेडिश, एक मूली खरीद ले, पर वो उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो मूली खरीद सके। अगर वो मूली खरीद लेती है तो वो दूसरी सब्जियां नहीं खरीद पाएगी। अगर उसने दूसरी सब्जियां नहीं खरीदी तो उसको घर जाकर अपनी सास को जवाब देना पड़ेगा और उसके ताने वापस सहन करने पड़ेंगे। तो आउट केयरफुली टाइड देम अ स्मॉल बंडल इनटू हर साड़ी एट द वेस्ट। अब उसने क्या किया, उसने सोचा कि इतनी सारे अगर मैं पैसे मूली पे खर्च कर दूंगी तो मैं सब्जी नहीं ले पाऊंगी। तो उसने क्या किया, उसने उन पैसों को वापस लिया और उसका स्मॉल बंडल बनाया, छोटा सा एक पोटली बनाई, अपनी साड़ी के पल्लू में बांध दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बिल्कुल ही कंट्री साइड औरत की बात चल रही है, बहुत ही ज़्यादा कंट्री साइडेड है। और यहाँ पे मैं एक बार आपको दोबारा से इसका पूरा एसेंस बता देता हूँ। द मेन एसेंस जो बता रहा है कि कंट्री साइड है, दैट इज सारी एट हर वेस्ट, कि दिस इज वेरी रियलिस्टिक। अब हम राइटिंग स्टाइल के बारे में बात तो करके आए हैं, ये क्या है, रिलेटेबल है, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। कि हमने भी देखा है अपनी मदर को जब वो कॉइन्स अपने पल्लू में बांध लेती थी। जब जो 90s या फिर 2000s के बोर्न हैं उन्होंने तो देखा होगा, बट नाउ उन अब तो सारा कुछ ऑनलाइन आ गया है। तो ये बिल्कुल एक कंट्री साइड की चीज है और यहाँ पे एक वुमेन की दुर्दशा दिखाई हुई है कि वो एक मूली तक नहीं खरीद सकती अपनी मर्जी से, क्योंकि अपनी सास के डर से। कम होम, face her mother-in-law's dark looks, took the leaves and chopped them. Her hands stained yellow from the juice. अब वो क्या करती है, उसने सारा सब्जियां ले ली और वो घर आती है। फेस अ मदर इन लॉस डार्क लुक्स, डार्क लुक्स का मतलब यहाँ पे है उसकी गंदी गंदी शक्लें, उसकी ताने वाली शक्लें देख रही है वो यहाँ पे। समझ रहे हैं सब, है ना? जब बोलते होते हैं कि बुढ़िया ताने मार रही है या फिर
मुंह बना रही है, उनको ही बोलते हैं डार्क लुक्स। दिस इज अ फ्रेज, और ये आप अपनी दिनचर्या में भी यूज कर सकते हैं। अब वो क्या करती है, वो घर आती है, अपनी मदर इन लॉ की शक्ल दिखती है, येट वो सारा सामान अच्छे से खरीद के लाई है, अच्छे से सारा कुछ पैक करके उसने सारा कुछ फ्रेश खरीदा है, बट फिर भी उसकी जो मदर इन लॉ है, जो उनकी सास है, वो उसको डार्क लुक्स दे रही है। तो वो उनको इग्नोर करती है, पूरा इग्नोर कर रही है। टुक द लीव्स एंड चॉप दम, वो क्या करती है, फटाफट क्या करती है, उन लीव्स लेती है, पत्ते लेती है, उनको क्या करती है, चॉप करती है। चॉप का मतलब काटना। वो फटाफट कटिंग शुरू कर देती है क्योंकि उसको खाना बनाना है। Her hand stained yellow from the juice. Her hand stained yellow from the juice. अब यहाँ पे इस लाइन का मतलब अगर बिल्कुल हिंदी में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब ये है कि उसके हाथ पीले हो गए जो उसने चीजें काटी उससे। बट असल में कहने का मतलब क्या है कि उसके हाथ पीले पड़ गए हैं। पीले पड़ गए इन द सेंस कि जब वो बैठी हुई है, पीछे से उसको पता है कि उसकी सास उसको घूर रही है, तो वो डर के मारे पीली पड़ गई है कि आज उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसको ऐसी डार्क लुक्स अपनी सास से मिल रही हैं। तो इसका यहाँ पे मतलब है कि पीला पड़ जाना। दिस इज यहाँ पे बहुत अच्छा ये यूज किया गया है, पीला पड़ना। पीला, पीला पड़ना। मैं आपको हिंदी में लिख रहा हूँ बहुत यहाँ पे। The usual words came and beat their wings against her, the money spent, curses heaped upon her parents, who had sent her out to the darken the people's door. अब जो यूजुअल वर्ड्स हैं, यूजुअल का मतलब होता है कि आम, या फिर जो दिनचर्या में हम यूज करते हैं, जो यूजुअल वर्ड उसकी सास के मुंह से निकलते हैं। केम एंड बीट, केम मतलब आना और बीट मतलब स्ट्राइक करना, मतलब किसी को मारना। तो जब उसकी सास उसे ताने दे रही है तो उसको लग रहा है कि कोई उसे पीट रहा है। देयर विंग्स अगेंस्ट हर, उसके जो पंख हैं वो काटे जा रहे हैं। तो जो सास बोलती है कि द मनी स्पेंड्स, हमने इतना पैसा खर्च कर दिया। कर्स्ड हीप अपॉन अर पेरेंट्स, इतना पैसा खर्च कराती है, ये तो श्राप है जो अपने पेरेंट्स के ऊपर आई है। और उसके पेरेंट्स ने क्या किया है, हु सेंट हर आउट, उसके पेरेंट्स ने उसे बाहर भेज दिया। किसके लिए, दूसरों का घर काला करने के लिए, दूसरों के घरों में रोशनी उड़ाने के लिए, दूसरे घर में उजाला है उसको खत्म करने के लिए। तो यहाँ पे इतनी बड़ी बात एक सास अपनी अपनी ही बहू को बोल रही है, जिससे उसके बेटे की शादी हुई है, कि ये दूसरों का घर काला कर रही है। इन द सेंस कि वो अपना मतलब अपनी सास का घर काला कर रही है, और वहां पे क्या कर रही है, वो एक श्राप है। She crouched as usual on the floor beside the stove. When the man came home, she did not look into his face, nor raise her hand, but bent her back a little more. अब क्या होता है, शी क्राउच्ड, क्राउच मतलब वैसे ही जैसे हम बैठते हैं ना, बिल्कुल गिर के नीचे चौकड़ी मार के बैठ जाते हैं, दैट इज काइंड ऑफ क्राउच। तो वो बैठती है एज यूजुअल हर रोज की तरह ऑन द फ्लोर बिसाइड द स्टोव। स्टोव के पीछे जो स्टोव के साइड में जो फ्लोर है वहां पे बैठ जाती है, और क्योंकि उसकी सब्जी पक रही है तो वो वहीं रहेगी, और स्टोव को फेस कर रही है। व्हेन द मैन कम होम, अब यहाँ पे द मैन कम होम मतलब एक आदमी, आदमी घर आता है। वेन मैन कम होम भी हो सकता था, पर द मैन यहाँ पे यूज हुआ है, इसका मतलब है कि इस औरत का पति, उस औरत का पति घर आता है। शी डिड नॉट लुक इन टू हिज फेस, अब वो उसके चेहरे में नहीं देखती, उसके चेहरे पे देख ही नहीं सकती, क्योंकि दिस पोम वाज रिटन वेरी बैक इन द टाइम। उस टाइम पे एक औरत अपने पति का फेस भी नहीं देख सकती थी। आजकल तो पर्दा प्रथा इज नॉट दैट मच, बट उस टाइम पर एक औरत अपने पति से नजरें भी नहीं मिला सकती थी अपनी सास के सामने। नो रेस अ हैंड, अपना हाथ भी नहीं उठा सकती थी कि रुको सुनो, नाम भी नहीं ले सकती थी। बट पर क्या किया उसने, बेंट हर बैक अ लिटिल मोर, पर उसने अपना सिर और झुका लिया, अपनी कमर और झुका ली, मतलब उसके सामने अपनी सिर झुका लिया। तो यहाँ पे जो पोइट हैं, जो इम्तियाज हारकर हैं, दैट इज एम्फसाइजिंग ऑन बैड, लाइक वेरी बैड condition of women. आई विल यूज women here. ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, नथिंग गेव हर द राइट टू स्पीक, किसी ने भी या फिर किसी चीज ने भी
उस औरत को, उस एक बेसहाया औरत को कोई भी अधिकार नहीं दिया कि वो कुछ बोल भी सके कि उसकी सास ने आज उसके साथ क्या किया, या फिर कभी भी उसके साथ सास क्या करती है, आज उसके साथ दिन में क्या हुआ, वो कुछ भी नहीं कह सकती है। उसके पास कोई राइट ही नहीं है, कोई अधिकार ही नहीं है। तो हम पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हैं कि स्पीच राइट टू स्पीच होता है एक फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पे कहा गया है कि शी डिडंट, नथिंग गेव हर द राइट टू स्पीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, उनकी क्या हो रही है, अवहेलना हो रही है। मतलब उन्हें भी इस औरत को दिया नहीं जा रहा जो फंडामेंटल, जो जन्म सिद्ध अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है। शी वॉच द फ्लेम हिस अप, उसने वो देख रही है जब वो स्टोव जला रही है कि जो फ्लेम है वो निकल रही है, मतलब वो और बढ़ रही है, क्योंकि उसको खाना बनाना है तो उसके लिए उसको फ्लेम भी चाहिए होगी। एंड बीट अगेंस्ट द चीप ओल्ड पॉट। अब जो यहाँ पे चीप ओल्ड पॉट जो है, दैट इज, चीप मतलब सस्ता, ओल्ड मतलब पुराना, और पॉट मतलब जिसमें वो खाना बना रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ एक बार ही ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज सस्ता, मैं जो ड्रॉ करूंगा वो सस्ता ही होगा। पहले जो खाना बनता था, जो दालें बनती थी, जो सीरियल्स या फिर कोई भी सब्जी बनती थी, जनरली वो कढ़ाई और पॉट्स में ही बनती थी। जो पैन्स वगैरह हैं वो तो बाद की बात है, क्योंकि ये बहुत अच्छा, हम स्टोव भी बना ही देते हैं जब बना ही रहे हैं। तो यहाँ पे ना फ्लेम्स ये सब हो रही हैं। ओके, तो वो क्या कर रही है, बीट, इसके अंदर जो खाना है उसको मैश कर रही है, वो घुमा रही है। अ विंग ऑफ ब्राइटनेस अगेंस्ट इट ब्लैक इन चीक। अब जो पोर्ट है वो नीचे से क्या हो गया है, बिल्कुल जल गया है, वो ब्लैक हो गया, क्योंकि एक तो सस्ता है, ऊपर से बहुत पुराना है। दिस वॉज द हाउस शी हैड बिन सेंट टू, द मैन शी हैड बिन बाउंड टू, द फ्यूचर शी हैड बिन बोर्न इनटू। तो पोइट बता रही हैं कि ये वो घर है जिसमें इसे भेजा गया, ये वो आदमी है जिससे इसे बांधा गया, ये वो फ्यूचर है, ये वो भविष्य है जिसमें ये पैदा हुई, जिसको लेकर ये पैदा हुई। तो यहाँ पे इम्तियाज दाकर बता रही हैं कि जो औरत, जो यहाँ पे जो हमारी अनदर वुमन है, वो पैदा ही हुई है ऐसा फ्यूचर लेके। ये सोच, क्या वो खुद ही सोच रही है वो औरत। So when the kerosene was thrown, just a moment of surprise, a brilliant spark. It was the only choice. तो वो कहती है, जब अब औरत इतने ताने सुन चुकी है, इतना सब कुछ सहन कर रही है, अब उसकी जो सुनने की क्षमता है वो खत्म हो चुकी है। अब वो बिल्कुल हेल्पलेस हो चुकी है। तो उसको सिर्फ अपने सामने एक ही चॉइस दिखती है, केरोसिन पड़ा हुआ। केरोसिन इज मिट्टी का तेल। वो जो तेल देखती है तो एक ही चॉइस उसको सूझती है, और एक ही चॉइस है उसके पास कि वो इस जंजाल से, इस जीते जी नरक से क्या हो जाए, बाहर बाहर हो जाए, इस नरक से फ्री हो जाए। तो वो क्या करती है, अनदर टॉर्च ब्लेजिंग इन द डार्क, अनदर वुमन, वी शील्ड आवर फेसेस फ्रॉम द हीट। वो क्या करती है, केरोसिन अपने ऊपर डाल लेती है एंड अपने आप को आग लगा लेती है, अपने आप को सबके सामने आग लगा लेती है। अनदर वुमन, एक और औरत, अनदर टॉर्च, एक और जलती हुई मशाल, एक और मशाल कहाँ पे चल रही है, ब्लेजिंग इन द डार्क, इस अंधेरी भरी दुनिया में एक और औरत जल रही है। अब यहाँ पर डिस्क्राइब है कि जो उसके घर वाले हैं, जो उसके पति है, उसकी जो सास है, उसके जो ससुर है, या जो भी उसके ससुराल में, वी शील्ड आवर फेसेस फ्रॉम द हीट, वो अपना फेस छुपा रहे हैं उसकी आग से। ये नहीं देख रहे कि हमारी जो बहू है एक इंसान, एक औरत, वो जल रही है, नहीं, वो अपना फेस छुपा रहे हैं, बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू विद हर। वो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो औरत जैसे मर्जी जिए, चाहे मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दिस वॉज द पोम रिटन बाय इम्तियाज धारकर। द सेंट्रल मैसेज इज विमेन एम्पावरमेंट। अगर मैं सीधे सीधे आपको बताऊं तो सेंट्रल मैसेज विमेन एम्पावरमेंट। जो विमेन की जो एक बुरी दशा, जिसको अपलिफ्ट करने में इम्तियाज धारकर का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने अपनी पोम से, उन्होंने अपनी राइटिंग से
जो फेमिनिज्म की आग को भड़काने में हेल्प की है, that is very much commendable.